दुनिया में अजीब अजीब तरह के प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। दुनिया में हर समय कुछ ना कुछ क्राइम भी होता रहता है, मगर कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जो वाकई हमारी स्मृति पटल पर सेव हो जाते हैं, जिनको कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। आज की जो कहानी, आज का जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो किस्सा वाकई बहुत भयानक है, बहुत ही खौफनाक है। उस किस्से का महज आपको एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, सुनाता हूं। और वो उदाहरण ये है कि दो बेटी अपनी माँ के साथ सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने के लिए जाती हैं। साथ में उनकी एक पॉलीथीन थी, उस पॉलीथीन को अपने कदमों पे रख लेती हैं। पूरी पिक्चर को वो देखती हैं और जब जाने का वक्त होता है तो उस पॉलीथीन को लेकर साथ चली जाती हैं। साथ जाने के बाद रास्ते में टॉयलेट पड़ता है, टॉयलेट के पास पर रख के लोगों की आंखों से ओझल करते हुए उस पॉलीथीन को रख देती है और वहां से चली जाती हैं। जब वो पॉलीथीन उस सिनेमा हॉल के लोगों को मिलता है तो उसके अंदर 18 महीने का एक बच्चा मरा हुआ था। और वो बच्चा सामान्य तौर पर नहीं मरा हुआ था। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है तो उसको लगता है जैसे पटक पटक के किसी चीज से उसको मारा गया है। और एक बार नहीं, ना जाने कितनी बार, जब तक शायद उसकी सांसें चल रही थी तब तक उसे ऐसे ही मारा गया था। मामला जब कोर्ट पहुंचता है तो कोर्ट जाने के बाद इसको, भारत के इतिहास में ये पहली ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको फांसी की सजा सुनाई जाती है। मगर बात बहुत लंबी खींच जाती है तो वकील इसी लंबी बात खींचने की को आधार मानते हुए और कोर्ट में अपील करता है कि मेरा क्लाइंट पल पल तिल तिल मरा है, इसलिए अब इन्हें फांसी न दी जाए। और कोर्ट मान भी लेता है। जनवरी 2022 को कोर्ट जब ये इनकी बात सुनता है वकील की और कहता है कि ठीक है, समय बहुत लंबा हो गया है, इसलिए हम इनकी सजा को उम्र कैद में बदल देते हैं। जब इन्हें पहली बार भारत के इतिहास में फांसी की सजा सुनाई गई थी तब भी ये मामला चर्चा का विषय बन जाता है। और 2022 में जब इनकी सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है तब भी ये मामला चर्चा का विषय बन जाता है। अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है वो महज एक एग्जाम्पल है ना, ऐसे ना जाने कितने एग्जाम्पल, कितने उदाहरण इनसे जुड़े हुए हैं। और इनकी बहनों के बारे में अगर बात कोई सुनता है तो वाकई उसके अंदर भी सिरहंसी पैदा हो जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का एक इलाका है, एक जिला है कोल्हापुर। दरअसल कोल्हापुर का एक मामला है। बात है अक्टूबर 1996 की। बस स्टेशन के पास एक कोने में एक बच्चे की लाश मिल जाती है, जो लगभग 2 साल के आसपास का बच्चा रहा होगा। जब आसपास के लोगों ने उस बच्चे पर नजर पहुंचती है, नजर जाने के बाद वो लोग शोर मचाते हैं और आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने आकर उस घटना स्थल पर जब पड़ताल करने की कोशिश की है तो पड़ताल करते करते पुलिस की नजर एक लोहे के खंभे पर पहुंच जाती है। उस लोहे के खंभे को देखती है पुलिस, फिर लाश को देखती है। बार बार नजर पहुंच रही थी क्योंकि जितना खून बह चुका था उससे कहीं ज्यादा खून लोहे के खंभे पर लगा हुआ था। प्रथम दृष्टया उसको देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस बच्चे के दोनों पैर पकड़कर उसको बार बार इसको इस तरह से पटक पटक के मारा गया, पटक पटक के मारा गया, क्योंकि बार बार उसके खून के धब्बे, खून के निशान उस लोहे के खंभे पर लगे हुए थे। इतना घिनौना कृत्य, इतना खौफनाक इस हत्याकांड को अंजाम कौन देगा, ये सवाल उस इलाके के सभी लोगों के जहन में था। बच्चा किसका है, इस बात की पड़ताल करना बहुत जरूरी था। जब पड़ताल करने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि कोल्हापुर या उसके आसपास के इलाके में 100 से ज्यादा बच्चे गायब थे। किसका बच्चा था, सेम टू सेम उम्र के, कोई 2 साल का, कोई 18 महीने का, कोई 1 साल का, इस तरह से बच्चे गायब थे। आखिरकार पुलिस के लिए वाकई चिंता का विषय बन जाता है। लेकिन पुलिस, जब वहां लोकल की पुलिस इस मामले की जांच नहीं कर पाती तो मामला CID को दे दिया जाता है। अब CID इस मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू कर देती है और पड़ताल करते करते एक व्यक्ति सामने आता है। कहता है, साहब मैंने 2 महिलाओं को देखा था, बल्कि 3 महिलाओं को देखा था। जितना मैं उन्हें जानता हूं मैंने उन्हें देखा है पहले भी। तो वो नाम लेता है अंजना गावित का। अंजना गावित कोल्हापुर में ही रहती थी। पुलिस उसके बताए हुए रास्ते से, जैसे कि कदकाठी थी, ये सब चीजें हो ना हो, शायद वो हों, कंफर्म नहीं है वो व्यक्ति। CID उनके पास पहुंचती है और इस महिला अंजना को हिरासत में ले लेती है। अंजना से पूछताछ करने की कोशिश की जाती है। उसकी 2 बेटियां हैं, उनसे ही पूछताछ करने की कोशिश की जाती है, लेकिन तीनों ही कोई खास जवाब नहीं दे रहे थे, खास उत्तर नहीं दे रहे थे। उन्होंने पुलिस को पूरी तरह से झुटलाने की कोशिश की और झुटलाने के बाद आखिरकार पुलिस जब यहां सफलता नहीं मिलती है तो इसका जो पति होता है किरण शिंदे के पास पुलिस जाती है, उसको गिरफ्तार करती है, मतलब हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ करती है कि जो कोल्हापुर के बस स्टेशन पर एक लाश मिलती है उसके बारे में तुम क्या जानते हो। अब उस महिला यानी कि अंजना का जो पति है वो ये देखकर हैरान था। एक पुलिस को देखकर कहीं ना कहीं वो मुस्कुराता है। मुस्कुराते हुए कहता है, किस केस की बात कर रहे हैं आप। वो कहते हैं कि कोल्हापुर बस स्टेशन के पास जो लाश मिली मैं उसकी बात कर रहा हूं। वो फिर मुस्कुराता है। पुलिस को गुस्सा आता है। पुलिस उसे सख्ती से जब पूछताछ करती है तो वो कहता है कि साहब किस केस के बारे में बताऊं।
ऐसे ऐसे न जाने कितने केस हैं जो उसकी पत्नी ने और उसकी बेटियों ने अंजाम दिए हैं। पुलिस अभी सिर्फ एक मामले की जांच पड़ताल में जुटी थी, लेकिन जब उसका पति कुछ ऐसा बोलता है कि ये ना जाने कितने ऐसे केस जुड़े हुए हैं, मैं किसके बारे में बताऊं, तो पुलिस भी हैरान थी और पुलिस के अंदर भी सिरंसी पैदा होने लगती है। दरअसल उसने 2, 4, 6, 10, 20 की गिनती नहीं बताई थी, बल्कि उसने 42 बच्चों के मरने की गिनती बताई थी, उनके कत्ल करने की बात बताई थी। जब ये तीनों माँ बेटी और इसका पति साथ में बैठे होते थे घर के अंदर, तभी गिनती किया करते थे कि हमने एक हत्या वहां की थी, हमने एक हत्या वहां की थी, हमने एक उसको वहां मारा था, हमने ऐसे मारा था, वैसे मारा था। इस तरह से 42 कत्ल की बात उसने अपनी पत्नी और बेटियों के मुंह से जो सुनी थी। जब पुलिस ये बात सुनती है तो पुलिस भी वाकई हैरान थी और परेशान थी। अब इस बात की ये पुलिस और तस्दीक करने की कोशिश करती है तो ये दोनों बेटियां और उसकी माँ, फिर पुलिस इनको हिरासत में ले लेती है। और वो हिरासत में जो लेने का इनका दिन है वो 19 नवंबर 1996 को वो हिरासत में ले ली जाती है। और उनसे जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वाकई चौंकाने वाली बात सामने आती है। ये कहानी शुरू होती है 1990 से। उससे 1990 में ये अंजना गावित नाम की जो महिला है, इसकी अपनी खुद की भी जो 2 बेटियां हैं, लेकिन इसने पहले जो शादी की थी पहले वाले पति से इसकी बनी नहीं थी, आराम से ठन गई थी आपस में, तो इसलिए इसका पहला पति इसको छोड़ के चला जाता है। फिर ये दूसरी शादी करती है। जब दूसरी शादी करती है तो इसको 2 बेटियां पैदा होती हैं, एक का नाम रेणुका और दूसरे का नाम सीमा। रेणुका गावित, सीमा गावित, जब 2 बेटियां पैदा हो जाती हैं तो पति दूसरे से भी कहीं ना कहीं अंजना का टकराव रहता था, इनकी आपस में बनती नहीं थी। दूसरा पति भी छोड़ के चला जाता है और तब ये तीसरी शादी करती है, और तीसरी शादी करती है किरण से। किरण शिंदे जब इससे शादी करता है तो ये चारों मिलकर साथ रहते हैं। और ये कहानी, जो पहला किस्सा उन्होंने सुनाया, तो वो वाकई बहुत ही दर्दनाक था, बहुत भयानक था। लेकिन पुलिस ने जब इसके मामले में जांच पड़ताल करनी शुरू की है तो पता चलता है लगभग 100 केस चोरी के और बच्चों के अपहरण के इस पर दर्ज थे। अब उन 100 केसों के मामले में पुलिस और ज्यादा पड़ताल करने की कोशिश करती है। तो अब अंजना और उसकी बेटियां जो बताती हैं वो वाकई परेशान करने वाला था। पहला ये किस्सा है, इसी से ही बच्चों के कत्ल करने की कहानियां शुरू हो जाती हैं। बात कुछ इस तरह से है कि बात 1990 की है। कोल्हापुर के एक मंदिर में ये चोरी कर रही थी। चोरी करते करते लोगों ने इसको पकड़ लिया। लेकिन जब चोरी कर रही थी तो चोरी करने से पहले ही जब इस मंदिर पे जा रही है तो लगभग 9 महीने का एक बच्चा ये चुरा के किसी गरीब स्लम एरिया से लेके चली जाती है। बच्चे को गोद में लेकर मंदिर में चोरी कर रही थी। लोगों ने इसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इसको बहुत मार पीट रहे थे। जिसके साथ मारपीट कर रहे थे, तो मारपीट करते करते अचानक ही इसको क्या सूझी कि इसने इस बच्चे को जो गोद में था इसको बहुत तेज से पटक के मार दिया। और बच्चे को जब इसने पटक के मारा तो उस बच्चे के सर से खून बह रहा था। खून बहते बहते अब लोगों का ध्यान इस महिला से हटकर, इसकी चोरी से हटकर बच्चे पे चला जाता है। लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि बच्चे को बहुत ज्यादा चोट लगी है, जल्दी से इसे डॉक्टर के पास लेके जाओ। और जो लोग उसको मार रहे थे वो डर की वजह से पीछे हट जाते हैं। फिर उस बच्चे को लेकर, क्योंकि इसके साथ उसकी बेटियां भी थीं, रेणुका और सीमा, उस बच्चे को लेकर वहां से चली जाती हैं। चोरी जो की थी वो उसके जेब में आ चुका था, वो वापस नहीं किया था इसने। अब जाने के बाद कुछ दूर जब सुनसान एरिया आता है तो बच्चा लगातार वो रो रहा था, क्योंकि उसके सर में गंभीर चोट आई थी। तो माँ बेटियां कहती हैं, माँ ये तो बहुत ज्यादा रो रहा है बच्चा, इसका क्या करना है। तो जब ये क्या करने वाली बात आई तो उसने उस बच्चे को जैसे पहले पटक के मारा था, फिर एक बार फिर पटक के मारा। बच्चा और तेज रोने लगा, इसलिए वो बार बार उसको पटक पटक के मारती रही, और जब तक मारती रही जब तक क्या उस बच्चे ने प्राण नहीं त्याग दिए। यहां से उसको एक आइडिया आता है कि अगर हम बच्चों का सहारा लेकर इस तरह से चोरी करेंगे तो जाहिर सी बात है कभी पकड़े नहीं जाएंगे। और ऐसे ही वो अपना कारनामा, इस तरह से ही अपना जो भी कृत्य था उसको अंजाम देते चले जाते हैं। और अंजाम देते देते जिस तरह से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है वो वाकई हैरान करने वाला था, परेशान करने वाला था। और फिर उन्होंने दूसरा बच्चे को पकड़ा, इस तरह से उन्होंने तीसरे बच्चे को पकड़ा। जो तीसरा बच्चा था जिसकी उम्र मैं 18 साल बता रहा हूं, उस बच्चे को भी इन्होंने ऐसे ही चोरी करते हुए पकड़ा था। और चोरी करते हुए पकड़ने के साथ ही लोगों ने जब इन्हें मारना पीटना शुरू किया तब भी इसने उस बच्चे को जो 18 महीने का था उसको पटक के मारा था, और उसको सर में खून बहने लगा। तो लोग डर की वजह से वहां से हट जाते हैं, और हटने के बाद कहते हैं कि इसका इलाज कराओ, और भी अपनी तरफ से पैसे देते हैं कि चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, कोई किस तरह का झगड़ा, कोई फसाद नहीं, और कोई पुलिस का केस नहीं बनेगा, तुम अपने बच्चे का इलाज कराओ। क्योंकि बच्चा तो उसका था ही नहीं, वो तो चुरा के लेके आई थी। जब वो लोग हट जाते हैं, सुनसान एरिया में जाते हैं, और उसके बाद उस बच्चे को पटक पटक के मार देते हैं। और मारने के बाद
फिर उन्हें पता नहीं मौका नहीं मिल पाता, ये क्या बात थी, उसको पॉलिथीन के अंदर भरकर सीधा सिनेमा हॉल जाते हैं और सिनेमा हॉल जाने के बाद पिक्चर देखते हैं और पिक्चर देखते देखते उसे अपने कदमों में रख लेते हैं और जब वहाँ से निकलते हैं तो टॉयलेट में रख के वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। इसी तरह से उन्होंने 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, बल्कि 42 बच्चों की हत्या की थी और सभी बच्चों की जो उम्र थी ज़्यादातर 9 महीने से शुरू होने के बाद और 4 साल अधिकतम उम्र थी। छोटे बच्चों को इसलिए निशाना बनाया करते थे, यो एक तो वो गरीब घरों के होते थे और दूसरा कि वो विरोध नहीं कर पाते थे। साथ ही विरोध एक बच्चा क्या करेगा, जाहिर सी बात आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जिनको मारने का जो तरीका था, उनके वो पैर पकड़ते थे, पटक पटक के वो मार दिया करते थे। जब ये बात निचली अदालत में पहुंचती है तो निचली अदालत में 28 जून 2001 को ट्रायल कोर्ट ने इनको, दोनों माँ बेटियों को, इन बेटियों को फांसी की सजा सुनाई थी। मैं बता दूं, आपको थोड़ा करेक्शन कर दूं कि 17 दिसंबर 1997 को अंजना बाई गावित की जेल में ही मौत हो जाती है बीमारी के चलते। अब ये दोनों बहन जिंदा रहते हैं, इन्हें पुणे की यरवदा जेल में रखा गया है, आज भी वो उसी जेल में मौजूद हैं। और उसके बाद फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट पहुंचता है। 8 सितंबर 2008 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस फैसले को निचली अदालत वाले को बरकरार रखा। उसके बाद 31 अगस्त 2006 को मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को बरकरार रखता है। लेकिन जब पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी, जांच करते करते 13 किडनैपिंग और 9 कत्ल ही साबित कर पाई थी, जबकि उसके पति ने 42 मामले बताए थे। जबकि पुलिस की जांच में 100 से ज्यादा चोरी के और बच्चों के अपहरण के मामले सामने आए थे। जब ये मामला लगातार अब सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद फिर मामला जाता है, ये महिलाएं, माँ तो इनकी मर चुकी थी, तो ये दोनों बहनें यानी कि रेणुका गावित और सीमा गावित ये अपील करती हैं कोर्ट में और अपील करने के बाद इनकी अपील को खारिज कर दिया जाता है। साथ ही अपील करती हैं ये राष्ट्रपति के यहाँ। 14 अगस्त 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इनकी अपील को खारिज कर देते हैं और कहते हैं कि इन्होंने वाकई बहुत ही हीनियस क्राइम किया है, रेयर ऑफ द रेयर मामला है, इनको फांसी ही दी जाएगी। लेकिन ये तारीख तय नहीं की थी, समय तय नहीं किया था कि इनको फांसी कब और किस दिन दी जाएगी, इसलिए मामला लगातार खिंचता चला जाता है। और जब साल 2019 आता है तो साल 2019 में जो इनके वकील हैं वो कोर्ट में अपील करते हैं कि साहब, मेरा जो क्लाइंट है वो तिल तिल मरा है, पल पल मरा है, आपको फांसी ही देनी थी तो आप 2006 में देके छुट्टी करते, आप सन 2014 में दे देते जब राष्ट्रपति ने इनकी अपील को खारिज कर दिया था। तो इतना मामला जो आपने लंबा खींचा है, तो इसमें मेरे क्लाइंट की क्या गलती है। मामला जब बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचता है तो बॉम्बे हाई कोर्ट ये कहते हुए इनकी जो फांसी की सजा थी उसको उम्र कैद में तब्दील कर देता है कि हाँ, देरी तो हुई है, जो कानून की शिथिलता है, जो कानून का लचर व्यवस्था है, उसी का इन अपराधियों ने और उसी का उनके वकील ने फायदा उठाते हुए फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। जबकि ये शायद भारत के इतिहास में पहली ऐसी 2 सगी बहनें हो सकती थीं जिनको शायद फांसी की सजा दी जानी थी, क्योंकि इनकी अब सजा उम्र कैद में बदल गई है। इसलिए ये जनवरी 2022 को ये बॉम्बे हाई कोर्ट का मामला जब सामने आया तो वाकई चर्चा का विषय बन जाता है और लोगों में एक बार फिर से चर्चा होती है। और चर्चा होती है ठाणे, मुंबई, नासिक, कोल्हापुर, मुंबई, इस तरह के जो शहर हैं, बड़े बड़े शहर, वहाँ के बच्चे 1990 से लेके 1996 तक लगातार जो गायब हो रहे थे, इतनी बड़ी संख्या में बच्चे गायब हुए थे। ये बात सिर्फ उसके पति किरण शिंदे ने स्वीकार की थी, इन महिलाओं ने भी स्वीकार की थी। हो सकता है कि इन्होंने ज़्यादा बच्चों को मारा हो, क्योंकि जब पुलिस ने पहले ही फर्स्ट मामले में जब 1996 अक्टूबर में एक बच्चा जो बस स्टेशन के पास पाया गया था, उसी के मामले में पुलिस ने जांच की थी, तो लगभग 60 ऐसे बच्चे थे जो घरों से गायब थे। तो जाहिर सी बात है कुछ उन्होंने बच्चों को बेचा होगा, किसी के साथ कुछ करा होगा, चोरी लूट ये सब काम करते रहे और बच्चों को मारते रहे। लेकिन कोर्ट अगर मामलों को गंभीरता से ले, अपराधियों को कम से कम समय में सजा दे, तो शायद हमारे भारत के इतिहास में जितने बड़े बड़े अपराध हुए हैं वो भविष्य में इस तरह के अपराध बिल्कुल भी ना हो। दोस्तों, इस कहानी को, इस किस्से को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं। और कहीं अगर ऐसी कोई महिला कोई लालच देती है, किसी भी तरह के कुछ करती है, तो आपको पुलिस का सहारा लें, ताकि उन्हें कम से कम समय में ही, क्योंकि इस वाले मामले में सबसे बड़ी लापरवाही जो रही थी वो ये रही थी कि पुलिस के पास मामले गए नहीं थे। क्योंकि गए इसलिए नहीं थे क्योंकि जितने भी बच्चे थे वो स्लिम एरिया के थे, गरीब बच्चे थे। यदि उन गरीब लोगों की हो सकता है कि पुलिस में या फिर थाने में, चौकी में जाकर कोई सुनवाई ना हुई हो, उनके मुकदमे ना लिखे गए हों, इसलिए लगातार बच्चे ये मरते चले जा रहे थे।
काश पुलिस ने भी अपनी जिम्मेदारी को समझा होता तो शायद 42 बच्चों की कभी भी हत्या नहीं होती, इनका कत्ल नहीं होता। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।